Hello viewers, my near and dear ones, a very warm welcome to all of you in our beautiful channel Sabka Topper. And in this channel we are going to discuss the chapter solution, and in this chapter two colligative properties like lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure and elevation of boiling point were discussed earlier, and now today we are going to discuss the another colligative property like depression of freezing point. So let's start. This is your depression of freezing point. Okay. So यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है दैट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट को आपको समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है. फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट लाइक आप इस तरह देखे होगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस है ना, तो सॉलिड और लिक्विड है ना, ये दो फॉर्म में हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं दो फॉर्म में. तो यही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन में आती है कि द टेम्परेचर है ना, दिस वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म है ना किसी भी मैटर का दोनों को एग्जिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम में रहता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. तो दैट सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन. ओके, तो ये चीज अब सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट होगा. जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का हम लोग देखेंगे है ना, तो फ्रोजन सॉल्वेंट होगा और उसके साथ जो सॉल्यूशन बनेगा उस दोनों का जो सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म को एग्जिस्ट करेगा. सो दिस द डेफिनेशन लाइक दिस. फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम बताना चाहेंगे तो ये आपका होगा the temperature at which the solid form and liquid form of a substance coexist in equilibrium is called फ्रीजिंग पॉइंट. और इसमें दूसरी बात ये समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो वेपर प्रेशर होता है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. फ्रीजिंग पॉइंट को आपने डिफाइन कर लिया. और अनदर पॉइंट जो इसमें जो समझने लायक है, याद करने लायक है, वो ये है कि द वेपर प्रेशर, दूसरा पॉइंट होता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ solid and liquid form at the freezing point must be same. Very important point, must be same. इसको हम और ग्राफ से इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट थिंग कि फ्रीजिंग पॉइंट आपने समझ लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आप क्या समझोगे कि सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म को एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. दैट्स सो इजी, यू हैव टू रिमेंबर इट प्लीज. एंड वेपर प्रेशर के बारे में, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वेपर प्रेशर एक्चुअली वेपर प्रेशर से हम लोग अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, तो वहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इसको आप समझो कि वेपर प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म का जो होता है हमारा वो फ्रीजिंग पॉइंट पे सेम होता है, एक ही हिस्सा होता है. सो इसको हम आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो है ना, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. समझते हैं इसको. और ग्राफ ये समझना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज करना क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग है ना. फ्रीजिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस ये होती है कि जब लिक्विड फॉर्म में होता है सब्सटेंस हमारा, उससे टेम्परेचर को लूज कराते हैं, मतलब टेम्परेचर कम कराते हैं बाय लूजिंग द हीट है ना, हीट को लॉस कराते हैं उससे, टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं. तो लिक्विड से ये इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड से आप सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हो लाइक दिस है ना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना,
और वो टेम्परेचर जिस पे दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ग्राफ से हम समझना चाह रहे हैं कि फ्रीजिंग का मतलब समझ गए। फ्रीजिंग व्हाट डू मीन बाय फ्रीजिंग? फ्रीजिंग प्रोसेस होता है बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट द लिक्विड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस इनटू सॉलिड फॉर्म, है ना। तो ये टेम्परेचर को लॉस करने से होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ हम वेपर प्रेशर का एक व्यू लेते हैं ग्राफ के हेल्प से कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। जो यहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में हम देखेंगे तो वेपर प्रेशर, अगर सपोज करो ये वेपर प्रेशर का हमने ग्राफ एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, टेम्परेचर का ग्राफ लिया। एक्स एक्सिस पे ये टेम्परेचर हो गया आपका। तो टेम्परेचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये टेम्परेचर के सहारे ही हम ये सारे चीज़ फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात, आपको ये बात है कि लिक्विड और सॉलिड ये दोनों फॉर्म जो होगा हमारा, अगर प्योर सॉल्वेंट के केस में हम लेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट होगा, जो सॉलिड की लाइन होगी, उसका वेपर प्रेशर के बारे में कहा जाता है। वेपर प्रेशर उसका कम होता है और वो टेम्परेचर के साथ बहुत तेज गिरता है ना, बहुत तेज। उसकी ये जो लाइन देखो कि आप एकदम स्ट्रेट यहाँ से एकदम कुछ ज़्यादा ही स्लोप लेके नीचे आया है ना। तो ज़्यादा स्लोप है, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत तेज टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ तेज गिरावट होती है ना। फॉर फ्रोजन सॉल्वेंट यहाँ पर फ्रोजन लिक्विड हो गया ये आपका, दिस इज योर फ्रोजन लिक्विड सॉल्वेंट उसको बोल सकते हो आप। फ्रोजन सॉल्वेंट दैट इज प्योर सॉल्वेंट, है ना। और ये प्योर सॉल्वेंट का जब हम देखते हैं कि ये सॉल्वेंट को हम क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म ये हमारा जो है सॉलिड फॉर्म का लाइन हुआ। और लिक्विड फॉर्म में अगर हम प्योर सॉल्वेंट को लेते हैं तो वो उसका जो सॉलिडिफिकेशन देखेंगे, उसका सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा, इससे जो वेपर प्रेशर को हम इस तरह से कम करते जाएंगे, कम करेंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा कि दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा, ये वेपर प्रेशर आपको इक्वल वेपर प्रेशर पे दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है। और तो वही टेम्परेचर, वो जिस टेम्परेचर पे ये हमारा दोनों फेज कांस्टेंट आ रहा है, दोनों फेज जिस टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जो है हमारा जिस नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट, यही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ये लाइन था, ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया ना। ये प्योर सॉल्वेंट जो आपको लिक्विड फॉर्म में होता है, प्योर सॉल्वेंट। हम देख लिए कि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर को कम कर देगा। टेम्परेचर यहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होते जा रहा है। जिस टेम्परेचर पे इसका सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म दोनों मैच कर गया एक पॉइंट पे, वो वेपर प्रेशर हमारा इस तरह से, और वो मैक्सिमम हमारा पी नॉट वेपर प्रेशर इस तरह से आ गया हमारा। ये देख लिए इसको। ओके, अब हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन की बात क्या होती है ना, डिप्रेशन इन, तो डिक्रीज एक्शन, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर ये लिखना है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, बाय डिसॉल्यूशन और सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। सॉल्वेंट था यहाँ पर। अब सॉल्यूशन जब बनाएंगे उसको तो वो क्या, देखो अब सॉल्यूशन का हम लोग ग्राफ लेते हैं, तो सॉल्यूशन का ग्राफ जब लेते हैं तो लाइक दिस, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये आ रहा है। अगर वन सॉल्यूशन लिए तो सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए अगर देखें तो ये सॉल्यूशन 1 के लिए लाइन आपकी आ गई, है ना। ये यहाँ पे कट किया आपको। उसके बाद ये प्योर सॉल्वेंट का ये हो गया, ये सॉल्यूशन 1 का हो गया। यहाँ पर देखो आप, इसका क्या हुआ, ये टेम्परेचर जो हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा टेम्परेचर T1। लाइक T1 पे फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिया। अगर इस तरह से देखो, ये T1 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गई। ओके, अब जब सेकंड सॉल्यूशन हमने लिया, सेकंड सॉल्यूशन ऑब्वियस है कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये लेते हैं हम कि सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, है ना। कंसंट्रेशन से ऑब्वियस है कि ऑलवेज जो कंसंट्रेशन हम वर्ड लेते हैं केमिस्ट्री में, वो सॉल्यूट के लिए डिफाइन करता है, सॉल्यूट को डेडिकेट किया गया है ना। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सॉल्यूशन 2 का हमारा ये लाइन आ गया, सॉल्यूशन 2 का। ऑब्वियस है, आप देखो कि सॉल्यूशन 2 का क्या होगा कि प्रेशर जो हुआ, इसका प्रेशर जिस पॉइंट पे दोनों को एग्जिस्ट करता है, जैसे ये P1 हो गया आपका, लाइक P1, और जो सेकंड सॉल्यूशन आया उसका ये पॉइंट हो गया हमारा, जैसे कि ये P2 हो गया, लाइक दिस, ये P2 हो गया। तो अब जब इसको हम कंडीशन देखेंगे, लाइक अगर आपको ट्रायंगल के रूप में कहो, ये जो वेपर प्रेशर जिस पर ये सॉलिड लाइन और ये सॉल्यूशन का लिक्विड लाइन, ये दोनों को एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस। ये T2 टेम्परेचर जो हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ सॉल्यूशन 2 का। ओके, अब यहाँ पर 2 बातें समझने की वजह है। यहाँ पर हम कंडीशन ये देखें कि ये जो कर्व पोजीशन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन में, ये कर्व पोजीशन और ये कर्व पोजीशन की कर्व पोजीशन, इसको स्ट्रेट लाइन में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन सपोज ऐसे हुआ और ये इस तरह से प्रेशर का टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट पर ये लाइन जो हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये पॉइंट इस फर्स्ट का दिखा रहा है, ये सेकेंड का दिखा रहा है ना। ये अगर इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करें, डिनोट करें, ए से A B C D and E,
ये इस तरह से अगर सॉल्व इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या हो रही है कि ये ए आ गया आपका, ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये सी है और ये ई है। ओके, अब यहाँ से हम देखें कि ए बी डी और ए सी ई दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है ना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पर दो बातें समझने की है। ये क्या समझना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसमें किस तरह से हम देख रहे हैं। तो बाय डिसॉल्विंग है ना, डिसॉल्विंग द सॉलिड को डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन 1 का देखो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आ गया, T1 पे आ गया, ये T1 वाला पॉइंट है हमारा। ओके, और जो सॉल्यूशन 2 है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आ गया, T2 पे आ गया, है ना। तो ये T1 और T2 इसमें आप देख सकते हो कि T1 इज लेस देन TF। ओके, और T2 जो हायर कंसेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन 2 जो है ना, मोर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन 2 जो है हायर कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, हायर कंसेंट्रेशन। तो जब हायर कंसेंट्रेशन हुआ इसका मतलब सॉल्यूट को ज़्यादा डिसॉल्व किए, सॉल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूट के नंबर, मोल फ्रैक्शन जो भी है वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो गई। तो अब T2 जो है, T2 इज ऑलवेज, T2 ऑल्सो लेसर देन दैट TF, TF से तो लेसर हुआ ही बट T1 से भी लेसर हो गया, T2 इज लेस देन T1 लेस देन TF। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दैट मीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज्ड, है ना, इफ वी ऐड द सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूशन जैसे बनाते गए कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है सो लोअर हो गया। दैट्स व्हाई डिक्रीज, दैट मीन टेम्परेचर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही इसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर लिख सकते हो आप डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू dissolution of solute in solvent। ओके, यहाँ पर ये चीज समझना है कि जब हमारे पास सॉल्यूशन बना तो फर्स्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, हमारा लेसर फ्रीजिंग डिक्रीज कर गया, सेकंड कंसंट्रेशन के लिए और डिक्रीज कर गया। तो डिप्रेशन अब जो है, ये डिप्रेशन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, डिप्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो डिक्रीज इन T1 से TF से T1 में आ गया, तो डिक्रीज इन, ये होगा हमारा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन विच हैज लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, तो उसको क्या होगा, डेल्टा TF1। और डेल्टा TF1 किस तरह लिखेंगे हम, लाइक ये हो गया हमारा TF माइनस T1। सिमिलर वे में फॉर सेकंड सॉल्यूशन जो होगा डिप्रेशन कितना होगा, फॉर सेकंड सॉल्यूशन डेल्टा TF2, है ना, वो हो जाएगा हमारा TF माइनस T2। ओके, अब इसको हम जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर जो हम देखें ये ट्रायंगल आ गया आपका, इस ट्रायंगल को सिमिलरिटी से हम देखते हैं। अब P0 P1 P2 है ना, P0 P1 P1, P0 क्या है हमारा, P0 वेपर प्रेशर ऑफ इस प्योर सॉल्वेंट का केस में, प्योर सॉल्वेंट जब सॉलिडिफाई हुआ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया P0 प्रेशर। P1 क्या हो गया कि फर्स्ट सॉल्यूशन का जब प्रेशर वेपर प्रेशर इस पे आया, इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा T1 के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर हो गया, P1 हो गया। और T2 जो फ्रीजिंग पॉइंट सेकंड सॉल्यूशन का है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर हुआ वो P2 हो गया। तो अभी इस ट्रायंगल से हम इसे देखते हैं कि TF डेल्टा TF1 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF2 इक्वल्स टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P2। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर डेल्टा AD ये क्या रिलेशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये रिलेशन इस तरह से देख रहे हैं कि BD अपॉन C, है ना, BD अपॉन C जो होगा हमारा, दैट इज योर, यहाँ पर लिखो आप BD अपॉन CE इक्वल्स टू AD अपॉन E, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, AD अपॉन E। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पर डेल्टा TF1 को रिलेट कर रहा है हमारा BD, है ना, और डेल्टा TF2 को ये C रिलेट कर रहा है ना। और डेल्टा P1 क्या हुआ, AD जो है डेल्टा P1 डिनोट हो रहा हमारा P0 से P1 पे आ गया, P0 माइनस P1। ओके, और डेल्टा P2 जो है हमारा वो AE को रिप्रेजेंट कर रहा है, AE मतलब क्या हुआ, P0 माइनस P2, है ना।
पी नॉट माइनस पी टू, ये इंपॉर्टेंट। तो ये इसको इसके सहारे क्या मिल रहा है हमको, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है दैट इज डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे साथ। इसके यहाँ तक कंक्लूड कर रहे हैं हम कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ freezing point is directly proportional to the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। क्लियर यहाँ तक? हमको लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम होता है उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो है सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। सो इसको आप स्क्रीनशॉट पूरा कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर ये एक फर्स्ट इक्वेशन आपको डेवलप करना है, डेल्टा टी एफ वन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने सीखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या सीखा था, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता था सॉल्यूट के बराबर होता था। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, स्मॉल एन लो और कैपिटल एन लो, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कंडीशन हमारे पास सामने होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना, इसको हम लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लेते हैं तो n इज वेरी वेरी लेसर देन n, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अब जो स्मॉल n होता है, स्मॉल n को हम क्या लेते हैं, स्मॉल n इज योर w, है ना, जो w होता है सॉल्यूट का वेट, है ना, स्मॉल w की तरह लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ से जब डिस्कस करते हैं तो और जब हम उसको देखते हैं कैपिटल एन देखते हैं तो कैपिटल एन में क्या लेते हैं हम, कैपिटल एन में आप कैपिटल लेटर यूज कर लो, है ना, और डिवाइड बाय कैपिटल एम को यूज कर लो लाइक दिस। तो यहाँ से हम देखेंगे, है ना, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, इसका मतलब ये आ रहा है आपको स्मॉल डब्लू अपॉन एम डैश, है ना, और फिर नीचे क्या आ गया, कैपिटल डब्लू नीचे आ गया आपका, ओके, और ऊपर आप चला गए, ऊपर जो न्यूमरेटर में गया वो कैपिटल एम चला गया, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर हम इससे देखते हैं कि जब इसको पी नोट को ऊपर ले गए, ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। अब क्या आया कि यहाँ पर डेल्टा पी नॉट माइनस पी को डेल्टा पी लिख दिया और पी नोट को ऊपर लेके गए, पी नोट इज इक्वल टू दैट इज पी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम इधर ले लो आप और एम डैश और डब्ल्यू, है ना। अब ये पी नॉट एम जो है फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इट इज टेकन एज कांस्टेंट, है ना, फॉर ए पी नॉट एम इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो उसके अनुसार तब यहाँ पर जैसे ये इक्वल टू साइन के बाद यहाँ पर कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका सिंबल क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का आता है। ये हमारा मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज है, मैथमेटिक्स से जानते हैं हम, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कहाँ से आता है, इक्वल टू कांस्टेंट हटने से प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। ये डब्ल्यू हो गया ऑन एम डैश और ये कैपिटल डब्ल्यू, है ना, कैपिटल डब्ल्यू क्या हुआ, सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट का हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूट का मास, मोलिकुलर मास हो गया। अब ये रिलेशन यहाँ से ऑब्वियस क्या है, यहाँ से ये दोनों पार्ट हमारे पास आ रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पर दो बातें हो गई। एक बात यहाँ से ये आ गई कि मोल फ्रैक्शन डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के बराबर, तो यहाँ से अगर डेल्टा टी एफ और इसको देखेंगे हम तो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू ये नंबर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं कि डेल्टा टी एफ वन मीन 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से कंसिडर आ रही है, कंसिडर कर रहे हैं हम कि डेल्टा टी एफ वन फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 delta t f1 is proportional to small w m dash divided by capital W, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि ये जो है ये हमारे पास अब जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है कि मोलरिटी। अब क्या है कि जब हम व्हेन W इज इक्वल टू, अगर सॉल्वेंट के मास को हम मास ऑफ सॉल्वेंट है W इज इक्वल टू 1 kg ले लेते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू 1 kg, है ना।
द होल टर्म है ना, जो डब्ल्यू, ये टर्म जो है डब्ल्यू अपॉन एम डैश और डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, दिस इट इज इक्वल टू एम, ये मोलल हुआ, मोलैलिटी, दिस इज योर मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो इतना आप समझ लो, इतना को आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम मूव करते हैं। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी एम इज योर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर के एफ एक कांस्टेंट जो है इक्वल टू बराबर के एफ कांस्टेंट आ गया। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 3 जो है यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी रिवील करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये प्रॉपर्टी ये मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। मोलैलिटी दैट इज मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो वो मोलैलिटी हो गया ना, पर्टिकुलर मोलैलिटी का डिफिनेशन में एम आ गया हमारा मोलैलिटी से। तो ये एम जो है, अब इसको एम को हम डिफाइन करते हैं, एम किस तरह से होता है मोलैलिटी के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट के 1 kg में जो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर मोलैलिटी हो गया। और फिर इक्वेशन 3 ये और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करने का मतलब वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या मोल फ्रैक्शन, है ना, नंबर ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी या कंसंट्रेशन ऑफ उसके सॉलिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पर किसके मोलैलिटी पे डिपेंड कर गया, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर गया। सो दिस प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल समझने की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसमें देखते हैं कि के बी और के एफ, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हमने देखा था, ये डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी देखा था। के बी और के एफ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जो यहाँ पर क्या आ रहा है कि के एफ का रिलेशन होता है आर डी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, और एल एफ जो होता है यहाँ पर, है ना, फ्यूजन मोलर हीट, मोलर फ्यूजन हीट जो होती है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट का, मोलर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये एल एफ है ना, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको डिवाइड करने से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलता है। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कंसेप्ट ये है हमारा एल वी। तो यहाँ पर दिखा जाता है कि के बी के डिनोमिनेटर में एल वी आ गया और के एफ के डिनोमिनेटर में एल एफ आ गया। और एल वी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ऑलवेज बड़ा होता है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर वाटर केस में देखोगे तो 80 कैलोरी के लगभग होता है पर ग्राम, और ये जो है सो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये इस दोनों में एल वी हमारा बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं के एफ इज ऑब्वियस, के एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी, ये आपको समझने की जरूरत है। तो के एफ, अब ये वैल्यू हम वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर में के एफ जो होता है 1.86 कैलोरी पर केजी, कैलोरी केजी पर मोल, है ना। और केबी का जो वैल्यू होता है वाटर के केस में 0.52 कैलोरी केजी पर मोल, है ना। ये हमारा जो ये जो के एफ का, ये हमारा केजी, कैलोरी केजी और पर मोल, ये हमारा के एफ और के बी, ये दोनों का जो सेम यूनिट होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि के एफ बराबर कितना हो जाता है, के एफ बराबर हो जाएगा आपका, के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो डेल्टा टी एफ तो कैलोरी के रूप में आ गया, और एम का जो आपका यूनिट होगा, एम क्या होगा, मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, तो केजी को जब ऊपर ले जाओगे इसको, है ना, तो ये केजी हमारा इसमें आएगा, और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स जो है ये ऊपर चला गया। तो कैलोरी केजी पर मोल का कंसेप्ट यहाँ से आ रहा है हमारा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम आगे एक फार्मूला जस्ट आपको डिफाइन करके बताते हैं कि डेल्टा टी एफ और एम, इससे हम जो हमारा कंसेप्ट इसमें है कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिटरमिन करते हैं, वो एक फार्मूला हम आपको जस्ट दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W है ना, कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि मोलैलिटी का मतलब क्या हो। ये मोलैलिटी हो गया हमारा, है ना, 1000 स्मॉल w m डैश अपॉन कैपिटल W, है ना, ये हमारा मोलैलिटी कंसेप्ट हो गया। अब डेल्टा एफ बराबर क्या था हमारा, डेल्टा एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा एफ बराबर क्या होता है, के एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। तो एम मोलैलिटी के लिए आ गया यहाँ पर 1000 w अपॉन m डैश इंटू w। अब ये हमारा टारगेट होता है इस टॉपिक में कि m डैश को इवेल्युएट करना, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को इवेल्युएट करना। तो ये हमारा एक फार्मूला, फाइनल फार्मूला आ गया, जिसको कि आप देख सकते हो, ओके, के एफ अपॉन डेल्टा एफ और 1000 w अपॉन m डैश और कैपिटल W। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से हम ये देखते हैं। अब दूसरी बात, के एफ का यूनिट यहाँ पर देखने वाले हैं कि यूनिट के एफ, टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ इंटू एम। तो ये डेल्टा के एफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल है, मोलैलिटी।
तो यहाँ पर डेल्टा TF को हम केल्विन मेजर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन मेजर किया जाता है या डिग्री सेल्सियस मेजर किया जाता है। और M जो मोलैलिटी जो होती है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर KF का यूनिट हो गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो इस तरह से हम ये टॉपिक जो है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक था वो एंड करते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर